डियर आमिर रज़ा, सर दी ब्लैक होल में खुश आमदीद। और TBH 1 आवर शो में भी खुश आमदीद। आज इस पैटर्न पर हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हमारे दूसरे मेहमान हैं आप। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड और बड़े बासलाहियत नौजवान हैं। और इसका इतराफ़ हमारे इल्मी हलकों में भी है, और वो तमाम हलके जिनके साथ आपकी सलाहियतें वाबस्ता हैं या कम्युनिकेट करती हैं, उस हवाले से भी। मसलन मैं समझता हूँ कि आप मीडिया स्टडी के आदमी भी हैं और टीवी ड्रामा राइटिंग के भी हैं, टीवी प्रोडक्शन के भी हैं, अफसाने भी आपने लिखे हैं, फिर आप सहाफ़त से भी किसी न किसी अंदाज से वाबस्ता हैं, लेफ़्ट की जो मूवमेंट है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं, और पंजाबी लैंग्वेज एंड कल्चरल जो एक्टिविज़म है उस हवाले से भी आपकी एक शोहरत है। और इसके अलावा आप लेबर इश्यूज़ के ऊपर भी आपने काम किया है। आपके जो ड्रामे हैं वो मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स और सरकारी चैनल्स पर भी चलते रहे हैं, रेडियो में भी चलते रहे हैं। और इसके अलावा आपको BBC पे भी पंजाबी एक्टिविज़म के हवाले से आपसे जो है राय ली गई एक मुख्तलिफ इश्यूज़ मुज़ाकरा, के बस ऊपर। आप भी थे उसमें। जी, जी। तो ये सारी जो सलाहियतें हैं उसके एतराफ़ में आपको हमने मदऊ किया कि बहुत शुक्रिया अगर सर। आप हमें रौनक बख्शें, ताकि हम एक शख्सियत इतनी मल्टी डायमेंशंस के साथ मुख्तलिफ तजर्बात से जो गुज़रती है, जिस अंदाज़ में वो सोच रही है, जिस किस्म के रद्द अमल का उनको सामना है, जिस किस्म के रिस्पॉन्सेस से वो गुज़र रहे हैं, और उसके नतीजे में जो शऊर उनके यहाँ आ रहा है और जिसको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। और सो वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने का, और स्पेशली बिल्कुल दूसरे शो में मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ आजकल कहाँ, आज इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोडक्शन के साथ हैं आप? जी, प्रोडक्शन के साथ। राइट। तो दो आपकी किताबें आई, बहुत मुनफरिद। एक तो बिल्कुल आपके ये साथ पड़ी हुई है जो बिल्कुल लेटेस्ट आई है, जो कि सियासत, सिनेमा और समाज। ये अभी मेरा ख्याल 1 हफ्ता ही हुआ है इसको मंजर आम पे आई है, और ये अपनी तरह की बहुत मुनफरिद एक स्टडी है, एक एनालिटिकल एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस है इसका, सिनेमा का और सिनेमा के मौज़ूआत का, इसकी प्रोडक्शन का और इसकी तारीख का। दूसरी किताब इससे पहले आपकी आई, मार्क्स से खाइफ लोग, ये मेरे साथ पड़ी हुई है, और इसने भी इल्मी हलकों में एक ख़ास तवज्जो ली, और इसके ऊपर डिबेट भी हुई, और इसमें लेफ़्ट के हवाले से चीज़ों को देखने का अमल दखल जो है आपकी तरफ से सामने आया। तो बताइए कहाँ से बात शुरू करें? मीडिया से करें, टीवी से करें, लेफ़्ट से करें, पंजाबी से करें? हम इसके ऊपर थोड़ा बात हर चीज़ पे करेंगे। सर, वो बात जो है ना, वो फैसलाबाद के घंटाघर वाली है कि हम कहीं से भी घूम के आएंगे तो सामने वो घंटाघर जो है वही नज़र आएगा। बेसिकली मेरा ख्याल कहीं से भी हम शुरू कर लें तो आज आके हम उसी एक ही चीज़ के साथ ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती जाती हैं। मीडिया स्टडी है तो उसके अंदर भी मार्क्सी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है उस चीज़ों को देख रहे हैं। सहाफ़त है तो उसमें भी इसी नुक्ता नज़र से हम जा रहे हैं। अच्छा, जो सिनेमा है या टीवी है या टीवी ड्रामा है, तो उसमें भी कोशिश यही है कि पिसे हुए तबके की जो कहानी है उसको मंजर-ए-आम पर लाया जा सके। तो घूम फिर के बाद वही आइडियोलॉजी की तरफ ही निकल जाती है और सारी चीज़ें उसी के साथ जुड़ के खुद ब खुद चलती जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी शख्सियत और ब्रेन के ऊपर जो डोमिनेंट है वो क्या है? मेरा सर जो डोमिनेंट पार्ट है जो मेरा, वो कहानी का है। राइट। कहानी का आंसर जो है, अब सिनेमा देखें तो वो सारी की सारी कहानी है, ड्रामा कहानी है, सहाफ़त में भी हम कहानियाँ ही सुनाते हैं, और आप अफसाने लिखते भी हैं? अफसाने लिखता भी हूँ सर। तो उसमें भी कोशिश यही होती है कि जो
इर्द गिर्द कहानियाँ बिखरी हैं, जो हमारे इर्द गिर्द कहानियाँ बनाई गई हैं, उनको भी उलट पलट करके देखें कि उनके नीचे क्या निकलता है, किस तरह से वो कहानियाँ जो हैं वो हमें राम करने के लिए घड़ी गई हैं या हमें एंटरटेन करने के लिए घड़ी गई हैं, या एंटरटेन करने के लिए बनाई गई हैं तो उसमें फिर हमें राम करने का और अपना नैरेटिव देने का कितना एलिमेंट शामिल है, और अगर हमने अपना नैरेटिव देना है कहानी के थ्रू तो हम कैसे दे सकते हैं। जबरदस्त। तो कहानी जो है वो वही बेसिकली डोमिनेट करती है मुझे। तो ये जो दो मीडियम है, एक तो मॉडर्न मीडियम है जो प्रोडक्शन के थ्रू आया है, जो स्क्रीन के जरिए से आप कम्युनिकेट करते हैं, जो कि अब फोन की सूरत में एक चलती फिरती प्रोडक्शन की कंपनी हर शख्स बना हुआ है। जी बिल्कुल। और एक राइटिंग है जो दुनिया का कदीम तरीन कम्युनिकेशन का अंदाज है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा है जिसमें आपको लुत्फ आता है, मजा आता है, जिसमें आप ब्रेन होते हैं पूरे के पूरे? अच्छा सर, इस पे जो कि मीडिया का स्टूडेंट हूँ और मीडिया में जो बहुत बड़े गुरु समझे जाते हैं, आज के दौर में उनकी इस तरह से बात नहीं होती, लेकिन मार्शल मैक्लूहन जिन्होंने ग्लोबल विलेज की टर्म जो थी वो दी थी और आज पूरी दुनिया के ऊपर उनकी एक टर्म ये भी है कि जो नया मीडियम आता है वो पुराने मीडियम की एक्सटेंशन बन जाता है। एक ये भी उनका फ़लसफ़ा है। कैमरा आया तो आँख जो उसकी अहमियत कम नहीं हुई। अखबार आया, रेडियो आने के बाद अखबार की अहमियत जो थी वो कम नहीं हुई। ट्रांसफॉर्म होती जाती हैं चीज़ें। राइटिंग आई, राइटिंग के बाद अब विजुअल मीडियम आ गया है तो उर्दू दोबारा से एक हम उसमें आ गए हैं। हाँ, ये चीज़ कहीं कहीं परेशान करती है कि इंसान ने एक जतन किया, लिखना सीखा, ओरल ट्रेडिशन से वो राइटिंग के उसमें आया, लिखने के इजहार उसने सीखे, और उससे अब फिर जो हमारा ये फ़ोन का मीडियम है ये दोबारा से हमें विजुअल और ओरल जो कम्युनिकेशन है उसकी तरफ ज़्यादा लेके जा रहा है। इसके असरात क्या निकलेंगे, ये मैंने आप जैसे असातिज़ा से और बहुत से सूझवानों से ये सवाल पूछा कि इसके असरात क्या निकलेंगे, कि हमने एक जतन करके रिटन कम्युनिकेशन के तहत दलील को, थॉट्स को स्टेप बाय स्टेप बुनने की एक सीखी थी, और अब जिस कम्युनिकेशन के अंदर आ गए हैं उसमें विजुअल ज़्यादा हो गया है और ओरल कम्युनिकेशन फिर बढ़ गई है। तो अब ह्यूमन जो सोसाइटी है वो, उसकी जो तहज़ीब है वो किस तरफ जाएगी, इंक्लूडिंग के सबसे बड़ा जो टूल था लैंग्वेज का हमारा, वो हमने मशीन को सिखाना शुरू कर दिया है। वो मशीन सीखेगी तो फिर मशीन हमारे साथ क्या करेगी, ये क्वेश्चन बहुत दिलचस्प। मेरा ख्याल है कि इंसान ने जो उसके ब्रेन में होता है, या ब्रेन ने जिस तरीके से ग्रो किया, एक बच्चे के सादा ब्रेन से वो एक कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन में जब वो कन्वर्ट होता है बड़ी उम्र के साथ, तो वो ब्रेन जाहिर है कि अपने आप को कहीं प्रिजर्व करना चाहता है। तो उसने एक सूरत पहले ली कि सीना बसीना प्रिजर्व करे। अच्छा, वो प्रिजर्वेशन जो है उसके अंदर एडिशंस होते रहे, उसके अंदर तोड़ फोड़, कांट छांट बहुत हुई। फिर उसके बाद राइटिंग की सूरत में उसने प्रिजर्व किया। अब उसकी मॉडर्न जो शक्ल है वो प्रोडक्शन की सूरत में है कि वो स्क्रीन में उसको महफूज कर लेता है। तो हम ये भी देखते हैं आमिर के किसी दौर में जब राइटिंग सामने आई तो जो राइटर था वो हीरो बना जी, उसका एक ग्लैमर सामने आया। लोग अपने रुमाल पे उसके ऑटोग्राफ लेते थे, हथेलियों पे लेते थे, उसकी तस्वीरें अपनी डायरियों में रखते थे। लेकिन अब जो राइटर एज हीरो है वो पीछे जा रहा है और उसकी जगह फिर फिल्म का हीरो सामने आया और उसने पूरी जो ज़हन है वो मुसख्खर किए जी। और उसके नतीजे में आप जानते हैं कि जैसे हीरो बाल बनाता था तो निचली सतह तक वो बाल बन गए, जैसे वो कपड़े पहनता, जैसे वो चलता, ये हो गया। तो लेकिन इस हीरोइज्म से हमें एक ये नुकसान हुआ कि सिनेमा के इब्तदाई जो दहाइयाँ थी उसमें हमने हीरो को क्रिटिकली देखना छोड़ दिया। वो शऊर ही नहीं आया कि हम इसको क्रिटिकली भी देख सकें कि ये बाल यूं बनाता है, यूं बोलता है, यूं चलता है, तो इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है,
ये कौन इतने पैसे लगाकर हमें क्या समझाना चाह रहा है, या हमें क्या बनाना चाह रहा है। ये जो एक क्रिटिकल स्टडी है प्रोडक्शन की, राइटिंग की, या यूँ कह लें कि सिनेमा की, स्क्रीन की, ड्रामा की, ये हमारे सामने, मुझे याद है कि 70s में ऑलमोस्ट कोई एनालिसिस इसके ऊपर बनना शुरू हुए, और उसके बाद आपकी किताबों तक आते आते एक बहुत मैच्योर फॉर्म में सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक एंगल्स के साथ हम सिनेमा को देखने लगे। इस पे जरा बताइए कि ये कैसे आपके तवज्जो का हिस्सा बना। अच्छा, पहली बात जो आपने की वो बिल्कुल ठीक है। फराज साहब का सर वो एक शेर भी है कि जिसमें वो कहते हैं कि और मोहब्बत में वो लोग क्या दे के बच्चों ने अपने माओ ने बच्चों के नाम जो है फराज। अच्छा, कोई याद पड़ता है फराज साहब के बाद किसी शायरी तो अब भी हो रही है कि किसी शायर के नाम पे बच्चों के नाम रखे गए? मेरे ख्याल फराज साहब आखिरी हीरो थे। फराज साहब शायद आखिरी हैं। अच्छा, गालिब नजर आता है हमें, इकबाल नजर आता है, उसकी फैज साहब की नजर आती है कि लोगों ने मुतासर हुए एज अ राइटर और उनसे, या शायर की हैसियत से उनसे मुतासर हुए और बच्चों के नाम रखे। अच्छा, अब हमें नजर आता है टीवी ड्रामों के कैरेक्टर्स, उनके जो नाम हैं वो बच्चों के नाम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, और वो नाम हमारे इंडिजिनस नहीं है। वो राइटर की ऑब्सेशन अगर तुर्की से है तो उसने अयान रख दिया नाम, कोई और रख दिया, इस तरह से करके। अच्छा, बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो सुनने में सिर्फ साउंड्स लगती हैं, उनके मीनिंग्स पूछे जाएं तो वो नहीं पता चलते कि यार ये नाम रखना चाहिए था इन्हें, ये तो सारा साउंड ही है, नाम तो कुछ भी नहीं है। तो शायर और राइटर चला गया पीछे, करैक्टर जो टीवी ने दे दिया, जो फिल्म ने दे दिया, इसके अलावा जो पॉपुलर थिएटर, जो पॉपुलर कल्चर से इमर्ज हो गया, उसके नाम के ऊपर नाम रखने शुरू कर दिया, और सोसाइटी को उन्हीं करैक्टर्स की नज़र से हमने जो है वो देखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है हमारे सामने जिसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर सिनेमा, पॉपुलर ड्रामा, ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को, हमारी चीज़ों को, हमारी आदत को जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि फ़िल्म जब दी एंड लिखा आता है सिनेमा में स्क्रीन के ऊपर, फिल्म वहाँ पे वो 3 घंटे का शो ख़त्म होता है। उस फिल्म जो है वो उस वक्त शुरू होती है कि जब वही ऑडियंस सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं। हमारे उस्तादों में आते हैं रियाज महमूद साहब, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के बहुत मंजे हुए और कोहना मश्क प्रोड्यूसर, बहुत बुजुर्ग। वो कहने लगे कि यार मैंने जब दिलीप की पहली दफ़ा फिल्म सिनेमा में देखी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ ताज़ा हवा का झोंका आया है। मैंने कहा सर वो कैसे? कहते यार इससे पहले हीरो आते थे, वो तलवार किस्म की उनकी मुछ होती थी और वो बड़ा ऊंची आवाज़ में गला फाड़ फाड़ के बोलते थे। तो दिलीप साहब आए तो बाल उड़ रहे हैं और एक बिल्कुल खूबसूरत सा नौजवान स्क्रीन के ऊपर, मुहज़्ज़ब लहजा। कहते मैं फिल्म देख के बाहर निकला ना लाहौर में, तो उस दिन ये बाहर का कहते मौसम था, तो हवा चल रही थी, तो मेरे बाल उड़े, तो मुझे लगा कि जैसे मैं दिलीप कुमार हूं, तो मैंने बालों में ऐसे हाथ फेरना जो था ना वो शुरू किया। यानी ये फिल्म का इम्पैक्ट है। जो फिल्म दी एंड तो हो गई, वहाँ पे शो तो एंड हो गया, लेकिन उसके जो असरात हैं वो फिर इंसान के साथ सारी उम्र चलते रहते हैं। और फिल्में जो हैं, सिनेमा जो है, ये एक बड़ा टूल है नैरेटिव बिल्डिंग का। मैंने अपने शेखुल जामिया को किताब पेश की तो उन्होंने एक बात कही और बड़े पते की कही कि दुनिया ने जिस मीडियम से इतना काम लिया, हमने उसको नज़रियाती तौर पर अपने से अलग करके साइड पे रख दिया। और ये हकीकत है, हमारे साथ हुआ ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान सिनेमा ने भी नैरेटिव बिल्डिंग का काम किया और हुकूमतों के बयानिए इसने बुने, और जो हुकूमतों के बयानिए के ख़िलाफ़ फिल्में गई वो ब्लड ऑफ हुसैन की तरह फिर मंजर आम से ही गायब हो गई। तो ज़रूरत है कि अब हम इन चीज़ों को, लिटरेचर को, मसलन मैंने किताब पढ़ी थी बुश इन बेबीलोन, तारक अली की। उन्होंने लिखा कि जहाँ पर सहाफ़ी और हिस्टोरियंस
अपने पेन सरेंडर कर देते हैं। वहाँ से एक शायर और एक अदीब जो है वो अपना कलम उठाता है, और उनकी इस बात ने मेरी ज़िंदगी के सोचने का सारा जो ज़ाविया था वो तब्दील कर दिया। मुझे ये लगा कि सहाफ़त और हिस्ट्री जो है ये मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देंगे, ये मुझे लॉज दे देंगे। अगर मैंने अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को समझना है तो मुझे अपना कंटेम्प्रेरी अदब वो पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने समझना है कि पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान के अंदर जो तबकाती कशमकश थी वो किस तरह से स्टार्ट हुई, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई होंगी, मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखी गई होंगी। लेकिन इसके अंदर फ़र्द की कैफियत क्या थी, फ़र्द किस अजाब से गुजर रहा था। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये समझने के लिए मुझे पढ़ना चाहिए खुदा की बस्ती, क्योंकि जितना रिच टेक्स्ट उस वक्त का वो है, जो एक नई रियासत जो नौआबादियाती निज़ाम से बाहर निकल रही है, बाहर आ चुकी है और वो एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर अपना आगाज़ कर रही है, उसके अंदर तबकाती कशमकश के बीज जो हैं वो किस तरह से बोए जा रहे हैं। और जो आखिर पे वो शौकत सिद्दीकी साहब उसका एंड करते हैं कि वो जो खान साहब होते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो तो कोलंबो पहुंच जाते हैं और राजा जो है वो जेल में पहुंच जाता है, और उसका भाई जो है वो ट्रांसजेंडर्स के साथ गाने बजाने के लिए रह जाता है। तो शायद मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर मीडियम है कहानी जो है एनालिसिस करने का सोसाइटी का। तो यही मार्क्स से खाइफ लोग और सिनेमा सियासत समाज फिर इसी के ऑफशूट हैं जो निकलते आए हैं। ऐसे ही मुझे लगा कि अगर सदर अयूब के दौर में जो कॉर्नी कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ, ब्यूरोक्रेट्स की मदद से रियासत ने जिस तरह से बीज बोए चंद एक ख़ानदानों को नवाजने के, उसमें जुल्फ़िकार गौस का मर्डर ऑफ अजीज़ खान को बहुत से लोग उससे इख्तलाफ करते हैं शायद कि जी वो बड़ा नावल नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि उस दौर की उस पॉलिटिक्स को समझने के लिए वो मर्डर ऑफ अजीज़ खान बहुत बड़ा नावल है। और अगर आप उनको समझते हैं और खुदा की बस्ती को साथ मिला कर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर नहीं खुलती हैं। फिर अब्दुल्ला हुसैन का नादार लोग, इससे बड़ा तजिया मेरे ख्याल में नहीं हो सकता जो पीपल्स पार्टी का दौर रहा और जो भुट्टो साहब का दौर रहा, जो नादार लोग ने किया है, किसी पार्टी का नाम लिए बिना किया है, और जो पार्टी के लॉयलिस्ट थे फिर उनके साथ क्या होता है, और आज भी वही कुछ ही है, पार्टी के जो लॉयलिस्टों के साथ जो कुछ होता है और जैसे चलता है वो सारा कुछ। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हकीकत है कि जो एक राइटर का रोल है, अब राइटर जो है मिली नगमे लिखे या मिली नगमों का एनालिसिस करे कि किस किस्म का पैगाम दिया जा रहा है और उसके ज़रिए से किन इस्तारों को, तशबीहों को इस्तेमाल करके और बिटवीन द लाइन जो मैसेज है वो क्या दे के हमें क्या बनाया जा रहा है, और जो हमें बनाया जा रहा है उस बनाने के पीछे क्या छुपाया जा रहा है। तो ये राइटर का काम है, और हमारे यहाँ राइटर का ये काम जो है, ये आप क्या समझते हैं कि चाहे वो सिनेमा की का तजिया हो, चाहे वो अदब का तजिया हो, चाहे वो सहाफ़त का तजिया हो, ये हमारे यहाँ वीक हुआ है या पेचीदा हुआ है या इससे तरक्की की है? मुझे बताइए कि कम से कम हमारी जनरेशन तक आते आते क्या इसको आप कैसे देखते हैं? सर मुझे ये लगता है कि जो इंडिपेंडेंट अदीब है, जो लिखारी हैं, एक तो मुआशी हालात हमारे सबके सामने हैं, उनके रियासत ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। आप आज भी नादरा में जाएं अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, उससे प्रोफेशन आपसे पूछे, आप कहें कि आप राइटर हैं, तो वो कहेगा कि इसका खाना एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आपके सबसे बड़े डेटाबेस के अंदर एज अ राइटर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि राइटर जो है पाकिस्तान में उसको पैसा नहीं कमाता। आप उससे राइटिंग से पैसा नहीं चूंकि कमा सकते, लिहाजा प्रोफेशन नहीं है। अच्छा, चूंकि अब पैसा जहां से आपने कमाना है वहां फिर आपको सेठ को कंट्रोल देना पड़ता है। अब सेठ का जो कंट्रोल है वो अदब के अंदर भी बढ़ता जा रहा है, वो सहाफ़त के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। सहाफ़त में तो एक आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर जो एडिटोरियल
कंट्रोल सहाफ़ियों के पास था वो ब्रेक डाउन हो चुका है, वो मुकम्मल तौर पर सरेंडर हो चुका वो है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों से। वो पिछले कुछ सालों से आपने देखा है, मैं उसका मुशाहिदा जो है वो गालबन 2001 से कर रहा हूँ कि ये जो सहाफ़ती कंट्रोल था ये मुकम्मल का जो है वो सेठ के इख्तियार के अंदर चला गया है। अच्छा, एक अखबार था जिससे मैंने आगाज़ किया, वो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मेंशन करने से मैं कतराता इसलिए कि वो दुनिया में भी नहीं रहे। खैर, तो वो कहते थे कि अखबार निकालना कौन सा मुश्किल काम है, और उन्होंने एक दिन चीफ न्यूज़ एडिटर को उठाकर डेस्क से वहाँ पर अपने ड्राइवर को बिठा दिया और अखबार पब्लिश हो गया। और अगले दिन उन्होंने आके कहा कि चीफ न्यूज़ एडिटर उठा, उसकी जगह मेरा ड्राइवर बैठा, अखबार फिर भी पब्लिश हो गया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा। तो हालात ये हो गए। फिर टीवी आ गया, टीवी में तो फिर मुकम्मल कंट्रोल जो था वो सेठ के पास चलता चला गया। अब ड्रामे में जब हम देखते हैं तो ड्रामे में भी मुकम्मल का मुकम्मल कंट्रोल जो है वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज के पास है और सेठों के पास है। वो देखते हैं कि उन्हें इश्तहार कहाँ से मिलने हैं, कितने मिलने हैं और कैसे मिलने हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी का कंटेंट जो है वो वही जो है वो क्रिएट करवा रहे हैं। फिर उसमें एक बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि जो इंडिपेंडेंट ड्रामा प्रोड्यूसर था टीवी का वो ख़त्म हो गया। अब जितने चैनल हैं इनके मालिकान ने अपने ही प्रोडक्शन हाउसेस बनाए हुए हैं, वही उन चैनल्स को फीड करते हैं। अच्छा, इस तरह से ये होता है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है, जो प्लुरलिज्म है मीडिया के अंदर, वो वैनिश होती जाती है। हॉलीवुड के अंदर ये हुआ था कि जब बड़े बड़े स्टूडियोज़ आ गए तो उन स्टूडियोज़ ने अपने जो ख्यालात थे उन्हीं को ज़ाहिर है प्रमोट करना था, उन्हीं पर फिल्म बनानी थी। तो फिर चार्ली चैपलिन जैसे लोग थे जो इंडी फिल्म बनाते थे, इंडिपेंडेंट फिल्म बनाते थे, उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई नहीं है। फिर वो यूनाइटेड आर्टिस्ट जो थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तौर पर, वो फिर वजूद में आई। तो हमारे यहाँ ये सारे का सारा जो कंट्रोल है अब वो चला जा चुका है सेठ के पास, और सेठ भी वो है जो प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर है, जो यानी टेंजिबल फॉर्म में कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा इस इकोनॉमी के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के किताब बनाता है और उसको बेच रहा है। और नेम एनी न्यूज़ चैनल, इंटरटेनमेंट का कोई टीवी जिसके पीछे कोई प्रॉपर्टी डीलर जो है वो ना हो। राइट। अच्छा, ये बताइए कि मसलन हम लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है तनकीद। तनकीद की एक तारीख है जी, जो यूनान से कबल हाँ। भी अपना वजूद रखती है, जिसमें बताया जाता है कि अदब क्या होता है, इसके असूल क्या होते हैं, अदब को कैसे पढ़ना चाहिए, इससे लुत्फ़अंदोज़ कैसे होने चाहिए, और इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है, वगैरह वगैरह। तो क्या मीडिया स्टडी के अंदर कोई ऐसा एनालिटिकल क्रिटिसिज्म मौजूद है या क्रिटिकल एनालिसिस ऐसा होता है कि जो इस तरह का कोई शऊर भी पैदा करता हो कि मीडिया को कैसे देखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जितना भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं उस या मीडिया स्टडीज़ है उसमें कोई चीज़ ऐसी है? सर बिल्कुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो मीडिया की थ्योरीज़ हैं, जैसे उर्दू में क्रिटिसिज्म लिखा गया, किताबें लिखी गई, आवाम तक पहुँचा, एक तो वो सारी की सारी इंग्लिश में है, और अगर उनको उर्दू में कोई इस तरह की फ़ोरम भी नहीं है कि जहाँ पर उन पर बैठकर मुसलसल बातचीत हो कि यार ये जो प्रोग्राम आ रहा है ये इस मीडिया थ्योरी के तहत इसको देखना चाहिए, ये जो फिल्म आ रही है इसको इस मीडिया थ्योरी के तहत देखना चाहिए। जैसे कोई नावल आता है तो नावल आने के फ़ौरी बाद जो हमारे उर्दू के नक्काद हैं या अंग्रेज़ी के नक्काद हैं वो अखबारात में आर्टिकल लिखते हैं उसके ऊपर, उसको रिव्यू करते हैं। लेकिन फ़िल्म का या ड्रामे का जो रिव्यू है वो बिल्कुल सहाफ़ती अंदाज का है कि जी ये ड्रामा है, कास्ट इसकी ये है, स्टोरी के अंदर टर्न और ट्विस्ट ये हैं, तारुफ ये, कहानी के अंदर नैरेटिव क्या है और वो नैरेटिव किन हलकों को सपोर्ट कर रहा है और किन की मुखालफत कर रहा है। अगर कोई कहानी पॉपुलर हो रही है तो क्यों हो रही है। मिसाल के तौर पर अर्तुगरुल गाज़ी 2015 में हम सितारे ने इसको चलाया, ये ड्रामा पॉपुलर नहीं हुआ।
फिर क्या ऐसी वजह हुई कि 2018 में यही ड्रामा जो था वो ना सिर्फ पॉपुलर हुआ, पाकिस्तान के पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गया। लोगों ने गाड़ियों के पीछे पीछे आई, अब इसका पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, ये क्या बनता है, वो लिखाना शुरू कर दिया। जो परफ्यूम बेचने वाले ब्रांड्स थे, उन्होंने कुल्हाड़ी की शक्ल के बॉटल्स परफ्यूम की जो थी वो बनानी शुरू कर दी। जो कपड़ों के ब्रांड थे, उन्होंने उसी कास्ट को उठाकर उसी ड्रेसेस के अंदर शलवारें कमीजें पहनाकर पेश करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई सियासी तौर पर हलचल तो हुई। अच्छा, फिर जब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो कुछ ड्रामे थे जो बिल्कुल एकदम से निकले और पॉपुलर हो गए, और इतने पॉपुलर हुए कि हर बंदे को ये लगता था कि जैसे इस ड्रामे के हीरो को जो है वो सेठ ने अपनी जो है बीवियां भी दे दी हैं, घर भी दे दिया है, इसी तरह मेरा भी एक दिन बॉन्ड लगेगा। फिर जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन आता है, तो ARY का एक ड्रामा जो था वो बिल्कुल पॉपुलर हो जाता है, और अजीबोगरीब किस्म की उसकी पॉपुलैरिटी है। उसको देखे तो वो लगता है कि जैसे ये 24 घंटे की हेट स्पीच है ख़वातीन के खिलाफ। जिस तरह से उसमें ख़वातीन के करैक्टर को फ्रेम किया गया है, जिस तरह से उसको दिखाया गया है, तो ये सारी चीज़ें तजिया करने की हैं कि ये क्यों पॉपुलर होती हैं, कैसे पॉपुलर होती हैं, उस दौर के सियासी और समाजी हालात जो हैं किसी ड्रामे के या फिल्म के पॉपुलर होने में, वो क्या रोल प्ले करते हैं, उस वक्त अवाम की साइकी क्या बनी होती है, और क्या ये जो प्रोडक्ट स्क्रीन पे हिट कर रही है ये उनका कथारसिस करा रही है, उनका माइंड कल्टीवेट कर रही है, या उनका एजेंडा सेट कर रही है। किस तरह से ये जो प्रोडक्ट है ये आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स के तौर पर जो है वो काम कर रही है, और रियासती बयानियाँ जो है उसको बुना जा रहा है। उर्दू में तो ये होता होगा, लेकिन मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके इस तरह की जो खालस डिबेट्स हैं वो बहुत कम है देखने को मिलती हैं। इसी तरह अगर हम लेबर इश्यूज की बात करें, कहीं आपको स्क्रीन के ऊपर कहाँ है मजदूर नजर आएगा? लेबर बीट्स अखबारात ने ख़त्म कर दी हैं। अब मैं क्राइम बीट कवर कर रहा हूँ, वो मुझे उठाएंगे, कहेंगे कि जाएं जी फलां फैक्ट्री में आग लग गई है, उसको कवर करके आ जाए। अब मैं पुलिस से रिपोर्ट लूँगा, फैक्ट्री में आग क्यों लगी लिख दूंगा। अच्छा, अगर मेरी जगह आप जाएं जिन्होंने सारी उम्र ये बीट की हुई है लेबर की, आपका पहला सवाल ये होगा कि सेफ्टी मेजर्स पूरे थे या नहीं थे। यस। जो बंदे मरे हैं, जो जख्मी हुए हैं, क्या उनको प्रॉपर गियर्स दिए गए थे या नहीं दिए गए थे? फिर मुआवजा जो है, जो रियासत पाकिस्तान मुआवजा दे रही है मजदूर के मरने का, क्या वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? अच्छा, अगर कोई कम उम्र बच्चा उनमें रिपोर्ट होता है, तो अगला आप जैसे रिपोर्टर का सवाल ये होगा कि अच्छा आपकी फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर भी थी, तो उसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब चल जो रहा है वो वही आ जाके जिसके ऊपर हम बस कह ही सकते हैं कि ये बहुत अहम बात आपने की है। चीज़ें। अभी मसलन साल में 1-2 वाक़यात ऐसे होते हैं कि बलूचिस्तान में कानकुनी करने वाले जो मजदूर हैं वो दब के मर जाते हैं। अभी ये रात की खबर चल रही है, रात की ट्रैप खबर हुए है, हुए हैं। क्या उनकी कोई इंश्योरेंस होती है? क्या जो मर जाते हैं उनको कोई, उनकी फैमिलीज को कुछ दिया जाता है? क्या उससे पहले क्योंकि ऐसे बॉन्ड भरे जाते हैं कि अगर ये हादसा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? अगर कोई ऐसा हो जाता है तो कोई ऑल्टरनेटिव क्या जो है हफाजती इकदाम किए जाते हैं? तो ये बहुत अहम है। मैं इस बात क्योंकि इसको हमने मेन स्ट्रीम कल्चर से इन चीज़ों को हमने निकाल दिया है। एक टीवी चैनल है वो ख़वातीन के अवार्ड्स करवाता है। अच्छा, उसमें सारी एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन जो हैं उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको देने चाहिए, वो बड़ा काम कर रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन जिस शहर से वो चैनल ऑपरेट करता है उसी शहर के अंदर हमारी कुछ ख़वातीन हैं जो कामगर यूनियंस, औरतों की घर में काम करने वाली यूनियंस को उन्होंने इस्तवार किया है, उनको खड़ा किया है, वो उनके मसाइल को लेकर लड़ रही हैं और उनकी बड़ी स्ट्रगल है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस चैनल ने कहीं उस खातून को, किसी को, कॉमरेड को बुलाया हो कि आपने जो मजदूर तहरीक है
उसको इस्तवार किया है ख़वातीन को, आपने उनके हकूक़ लेके दिए हैं, आपने ख़वातीन के लिए इतना काम किया है, हम आपको भी अवार्ड देते हैं और मेन स्ट्रीम धारे में शामिल करते हैं। वो इस तरह की चीज़ें हम नहीं करेंगे पॉपुलर कल्चर के अंदर। सही, सही। अच्छा, ये मैं देखता हूँ आपने सिनेमा के ऊपर चूँकि काफ़ी काम किया है, उर्दू सिनेमा पे, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम रियासत की सतह पर जो अहद जा रहा है, उसकी जो समाजी सूरतगरी हो रही है, मार्शल लॉ है या जमहूरियत की जो एक मजबूर फॉर्म्स हैं, प्रेशर्स हैं, और फिर उसके दरमियान जो दो मार्शल लॉ के दरमियान जो गैप हैं, उस दौरान जो साजिशें होती हैं सियासतदानों के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह, उसी के नीचे पैरेलल जो चल रही है सिनेमा के अंदर और टीवी के अंदर जो चल रहा है, उसको मिला के जो स्टडी बनती है, ये बड़ी दिलचस्प है। मसलन मेरे वालिद साहब बताते हैं कि उस वक्त अभी रेडियो का दौर था, सिनेमा तो उस तरह से नहीं आया था, लेकिन एक बहुत पब्लिक उस तरह से नहीं था, और साथ टीवी अभी नहीं आया था। तो वो बताते हैं कि हम नसीम हिजाज़ी के नावल पढ़ा करते थे, तो हमारे आंखों के आगे फिल्म ही चलती थी। बाद में मैं जब नौजवान हुआ तो हम ताबीर, आखिरी चट्टान, शाहीन, इस तरह के नावल, अब मेरा बच्चा उसी एज में जब आया है तो वो अर्तुगरुल गाज़ी और ये वो सारा कुछ चल रहा है, उस्मान कोरोलोस वगैरह। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ ख़ास यूपी-सीपी से जो लोग आए, उन्होंने लाहौर के सिनेमा को अपने ग्रिप में लिया, और उन्होंने जिस एंगल से फिल्में बनाई और जिस कल्चर को फिल्म के अंदर पेश किया, वो भी बड़ा मीनिंगफुल है कि मसलन मैं तालिश की फिल्में देखता था, वो उन्होंने जो है एचकन पहनी होती थी, बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी और बड़ी बड़ी, फिर वो ख़वातीन जो है वो उन्होंने बेगम साहिबा, उन्होंने गरारे पहने होते थे। फिर वहाँ पर उसमें जो तोइफ़े आती थी वो भी उर्दू बोलने वाली बड़ी शुस्ता किस्म की, मसलन रानी की बहुत फिल्में शायद आपको भी याद हो कि थाज की कि आएंगी ये रातां कभी, अब ये रातां और बातां और ये वाली उर्दू भी हमने देखी। लेकिन ठीक उस वक्त वो जो कुछ चल रहा था 60s में 70s में अवाम की सतह पर, मजदूर, किसान, रेडी वाला, टांगे वाला, मोची, नाई, ये क्लर्क या प्रोफेसर या एक कह लें कि बैंकर या एक वकील, ये हमारी क्या सिनेमा के हीरो बन रहे थे या नहीं बन रहे थे? आप इसको कैसे देखते हैं अपनी तबकाती उसके अंदर हमारी फिल्म की तारीख को? सर बहुत कम रहे हैं, ज़्यादातर वो या तो अशराफिया से आएंगे या फिर मिडिल क्लास में से आ जाते थे। अच्छा, कहीं कहीं उनका जो किरदार होता था वो ये होता था कि वो एक जो ये डिज़ाइंड किस्म का माहौल होता था, अचकन वाला मियाँ साहब और उनकी वो शाइस्ता सी बेगम, और बीच में कहीं मुनव्वर ज़रीफ साहब आकर उसमें नकब लगाकर उनकी बेटी को वरगलाकर जो थे वो ले जाते थे। पाकिस्तान में जो दो बड़े स्टूडियो बने हैं, बारी स्टूडियो और गालबन एवर्नी स्टूडियो, ये दो, एक तो बना है दुल्ले भट्टी की कमाई से जो पंजाबी फिल्म थी, यानी उसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा था कि एक स्टूडियो पूरे का पूरा उस फिल्म से निकल आया। दूसरा बना यक्के वाली से, जिसमें एक सबिया तांगे वाली मुसरत नज़ीर ने शायद किया है वो रोल। तो ये एलिमेंट रहा है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि जो सदर अयूब साहब का दौर है, पाकिस्तान के अंदर एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। अच्छा, सिनेमा का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपस में एक ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि मज़दूर जो हैं वो गाँव से उठकर शहरों की तरफ आ रहे हैं, वो फैक्ट्रियों की तरफ आ रहे हैं, उन्हें इंटरटेनमेंट चाहिए, और वो इंटरटेनमेंट जो सस्ती तरीन इंटरटेनमेंट थी वो सिनेमा थी उनके लिए। और इस वजह से जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो उसके साथ साथ सिनेमा जो थे, सिनेमा सर्किट भी बढ़ रहे थे।
लोग जो थे वो फिल्म देखते थे और फिल्म में आते थे। डॉक्टर लाल खान की जो किताब है 68 और 69 का रेवोल्यूशन, उसमें जो लियारी का वो पोर्शन लिखते हैं कि भुट्टो साहब को वो सिनेमा गए और उन्होंने कहा कि उस्मान बलोच साहब थे गालिबन को, उन्होंने कहा था कि आप सिनेमा आएँ और इस तरह से आएँ कि आप मज़दूर ये ना समझें कि आप यहाँ कोई सियासी तकरीर या उससे कुछ करने आए हैं। आप ऐसे हैं जैसे आप फ़िल्म देखने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो वो बिल्कुल वैसे ही गए और वो फ़िल्म तो फिर नहीं चली। उन्होंने भुट्टो साहब को अपने कंधों पर उठा लिया और भुट्टो साहब ने वहाँ धुआंधार किस्म की जो तकरीर की, यानी सिनेमा एक लॉन्चिंग फोरम के तौर पर वो मज़दूरों में तकरीर हुई, लियारी के मज़दूरों में, और उस दिन से लेकर आज तक लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। तो ये है कि हीरोज़ जो हैं वो उस हिस्सा अशराफिया के कल्चर से आते रहे, लेकिन एक टाइम पर आके ये तखसीस जो थी वो ख़त्म हो गई। ख़ास तौर पर अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में हमें 2 बीघा ज़मीन भी मिलती है। बराए साहनी को मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था कि साहनी साहब ने कुछ फिर ऐसी फ़िल्में भी शुरू कर दी जिसमें उनको कोई बेहतर रोल नहीं मिलता था। वो कहते हैं कि एक फ़िल्म थी जिसमें सेट के ऊपर मुजरे का सीन था और वो वहाँ पे तमाशबीन बन के बैठे थे। तो बिमल रॉय वहाँ से सेट से कहीं उनका इत्तेफ़ाक हुआ गुज़रे, तो वो देख के उनको बड़े रंजीदा हुए और उन्होंने कहा कि तुम वही हो जिसने 2 बीघा ज़मीन में लीड रोल जो है वो किया है। और साहनी साहब इसके ऊपर बड़ा शर्मिंदा हुए। तो इंडस्ट्री की डायनामिक्स जो होती हैं वो भी डिफ़ाइन करती हैं कि हीरो कौन है, कौन नहीं है। अगर हम जदीद आज के दौर में भारत की बात करें, बॉलीवुड सिनेमा की, तो वहाँ पर 2 तखसीस आ गई हैं। ख़ास तौर पर अगर हम कहें कि वहाँ का सिनेमा जो है वो अब पोस्ट अनुराग कश्यप सिनेमा और प्री अनुराग कश्यप सिनेमा है, जिसने लोगों को ये बताया कि भाई हीरो जो है उसके लिए कोई बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी उसका होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए बड़ा स्टार वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान इनका होना ज़रूरी नहीं है। वो बिहार के एक 3 मरले के घर की छत पर खड़ा एक नौजवान भी हीरो हो सकता है जो अपने मुस्तकबिल के लिए ख्वाब जो है वो देख रहा है। हम उसको भी हीरो है, अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई स्ट्रगल है तो वो भी हीरो के तौर पर आ सकता है। तो हमारे यहाँ जो मेन करंट है उसमें के अंदर से निकल के जो अवाम की कहानियाँ हैं उसको खंगालने की ज़रूरत है। हमें भी वहाँ से हीरो तलाश करने की ज़रूरत है। अब पॉइंट जो हमारा जहाँ पे हम फंस जाते हैं आके, हमारा सर्किट ख़त्म हो चुका है। ननकाना में एक सिनेमा था, शबनम सिनेमा, जिसकी छत नहीं थी, ओपन एयर था, क्योंकि उस पे टैक्स नहीं लगता ओपन एयर सिनेमा के ऊपर। हम वहाँ फ़िल्में देखते थे। अब फ़िल्म देखने के लिए हमें शॉपिंग मॉल्स में जाना पड़ता है और एक आम अगर हम तबकात की बात कर लें तो एक आम मज़दूर जो है या एक ग्रेड 16 का जो सरकारी मुलाज़म है, वो शॉपिंग मॉल के अंदर सिनेमा की एंटरटेनमेंट को पाकिस्तान में अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए वो लोग चूँकि उस एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो कहानियों के अंदर भी हमें नज़र नहीं आते। अगर आएँगे तो वो बहुत छोटे-छोटे कैरेक्टर्स की शक्ल में हमें नज़र आएँगे, वो मार्जिनलाइज़ होते जाएँगे और यही कुछ ड्रामे में भी उनके साथ हो रहा है। तो सिनेमा का सर्किट बनेगा, सिंगल सिनेमा भी आएँगे, दूसरे सिनेमा भी आएँगे, तो फिर जाकर कोई सूरत-ए-हाल वाज़ेह होती नज़र आएगी। अच्छा, ये आपने ड्रामा की बात की, टीवी के ड्रामा की, तो बस आखिरी इस पे मैं बात करूँगा, फिर हम किसी और बहस की तरफ चलेंगे। लेकिन मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो करंटली ड्रामा चल रहा है प्राइवेट चैनल, अब उससे शायद अपना जो हदफ है वो या आइडियल है या प्रोटोटाइप है वो स्टार प्लस को बना लिया है। अब देखना ये है कि ये जो सास बहू बेटी शौहर महबूबा, इसके ऊपर जो एक खास तरह के ड्रामे चल रहे हैं, वो ड्रामा और उसके अंदर हाई फाई किस्म के बंगले, कोठियाँ, गाड़ियाँ, और इसका और जो उनको एड्स मिलते हैं उसका आपस में क्या ताल्लुक है, और ये ताल्लुक जो है पीछे बैठा सेठ और इधर जो उसका व्यूअर है पब्लिक,
इसका क्या रिलेशन है? ये जो दो डायमेंशन बन रही हैं, जरा इस पे बात कर लीजिए। सर, जो विजुअल है वो एक सिंपल विजुअल नहीं है, वो एक सीड है जिसने आपके ब्रेन के अंदर जाना है और उसने फिर एक दरख्त बनना है। अगर हम उस विजुअल के ज़रिए कंज्यूमरिज्म का और हाइपर कंज्यूमरिज्म का सीड जो है वो कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो एंड अप कहाँ पे होगा? हमारी कंजम्पशन बढ़ाने पर, हमारी सेल जो है वो बढ़ाने के ऊपर। तो ऑडियंस को अब वो इस तरह से यूज़ हो रहे हैं, यानी हम ये समझते हैं कि जो हमारे घर में टीवी आ रहा है वो फ्री का कंटेंट है। वो फ्री का कंटेंट नहीं है। वो कंटेंट हमें उस वक्त पता चलता है जब हम शॉपिंग करने निकलते हैं और हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा से जो है वो अपने अंदर डाली हुई। अच्छा, इसके साथ साथ जो मौज़ूआत की आप बात कर रहे हैं कि सास बहू और ये वो, तो घर की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर जो कंजम्पशन है या जो बाइंग डिसीजंस हैं वो मर्द के हाथ से ज़्यादा ख़वातीन के हाथ में है। और इन ड्रामों को लेके आना, उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न यही नज़र आती है कि इस तरह के आप कंटेंट को अगर दिखाते रहेंगे और इसके साथ एड्स आते रहेंगे, तो जो इस थ्रेड में सबसे ऊपर है, जिसने फ़ैसला लेना है बाइंग कैपेसिटी कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं, जो गेट कीपर है, तो उसको आप एंगेज रखेंगे, उसको आप कल्टीवेट करते रहेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदता रहेगा। जब हमने ये दिखाना शुरू कर दिया कि ये जो बच्ची है, इसका काम ये नहीं है कि एक टॉक्सिक किस्म के शौहर से हर वक्त चपेड़ें खाना, हर वक्त गालियाँ खाना, फिर भी उसकी सेवा करती रहना। ये एक कॉन्सेप्ट था पतिव्रता किस्म की जो थी ख़वातीन का 80s की इंडियन फिल्मों में, ब्लैक एंड वाइट फिल्म में बहुत ब्लैक एंड वाइट फिल्म में भी था, श्रीदेवी की फिल्में थी। मुझे तो एक गाना भी याद है, वो शक्ति कपूर से उसकी शादी हो जाती है और शक्ति हर वक्त उसको टीज करता रहता है और आखिर पे शक्ति अपाहज हो जाता है, तो श्रीदेवी पर गाना है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो इस तरह के अब बहुत से ड्रामे इस तरह के आ रहे हैं कि जिसमें मेरा पति मेरा देवता का जो कॉन्सेप्ट है और मेल जो है वो इंतहाई टॉक्सिक किस्म के मेल जो हैं वो आ रहे हैं, जो ये तक डिसाइड कर रहे हैं कि लड़की जो है, मेरी बीवी जो है, उसने झुमके कौन से पहनने हैं, उसने कपड़े कौन से पहने हैं। यहाँ तक हम अगर ये बता दें उस बच्ची को कि बेटा ये एंड नहीं है, एंड ये है कि तुम मदाम क्यूरी बन सकती हो, तुम आसमा जहांगीर बन सकती हो, तुम शर्मीन उबैद चुनाए बन सकती हो, तो फिर वो लड़की जो है वो कहाँ जाएगी, उसकी उड़ान क्या होगी और वो सोसाइटी के अंदर क्या कुछ ऐसा नहीं है जो कर सकेगी। लेकिन हम शायद अभी उसको करवाना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि वो एक पैसिव तरीके से जो हमारी कंज्यूमरिज्म का जो धारा है वो उसके ऊपर ही कहीं बनी रहे और इससे आगे ना वो जाए। यानी सोसाइटी को एक ऐसे रोबोट की सतह पर लाना है जो सिर्फ जेब से पैसे निकाले, चीजें खरीदे और कोई इसको तनकीदी निगाह से ना देखे। आप रमज़ान की ट्रांसमिशंस को देख लें, या आप सिर्फ रमज़ान से 10 दिन पहले का टीवी वॉच कर लें और रमज़ान से 10 दिन बाद का टीवी जो है वो वॉच कर लें। मेरा ख्याल चांद रात से ही काम शुरू, उससे पहले शुरू हो जाता है। रमज़ान का जो सबक दिया गया है, जो मुसलमानों को दिया गया है, वो उन्हें सिखाना है कि भाई जो लोग कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है, आप ये सीखें। अब जो टीवी की स्क्रीन है वो हमें ऐसा कोई दर्स नहीं दे रही। हमारे पास खजूरों का ऐड आ रहा है, हमारे पास शरबत का ऐड आ रहा है, हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड आ रहा है, हमारे पास पैक्ड घी का ऐड आ रहा है, पैक्ड प्रोडक्ट जो है उनका ऐड आ रहा है। यानी हमने हाई कैलोरीज के जितने ऐड हैं वो आजकल सारे स्क्रीन के ऊपर डाले हुए ताकि हमारा माल बिके। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब आप जा रहे हैं ये सारे ऐड देखकर, अब आप किसी भी कैश एंड कैरी पे चले जाएं
या किसी साधारण करियाने की दुकान पर चले जाएं, तो आपको नज़र आ जाएगा लोगों की बास्केट्स देख के कि जो एड्स रमज़ान के चल रहे हैं उनका नतीजा जो है वो क्या निकल रहा है। यस। अच्छा आमिर, जिस एंगल से आप चीज़ों को देख रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये बड़ा मुनफरिद ज़ाविया नज़र है, और जाहिर है कि आपकी जो जुड़त है वो पंजाबी के एक लिंग्विस्टिक कल्चरल एक्टिविस्ट की भी है, और इसके साथ साथ आप लेफ़्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं, और लेफ़्ट का एक बहुत बड़ा रसाला है, उसमें भी आप जद्दोजहद में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गोया लेफ़्ट का जो एंगल है वो आपकी बातों से झलक रहा है। अब इसको लेफ़्ट कह लें, हम इसको कोई भी नाम दे दें, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लेफ़्ट की सोच है, ये लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट का अंदाज़े फ़िक्र है, इसकी कोई डेफिनेशन कर सकते हैं, कोई बच्चों को बता सकते हैं भी इस तरह से सोचने को हम लेफ़्ट कहते हैं, और इस तरह के इसका ये फ़ायदा होता है सोसाइटी पे और पर्सनैलिटी के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर? सर, मुझसे बहुत बड़ा सवाल है ये आपका, जो मैं अगर कहूँ कि मैं शायद नहीं कर सकता। कुछ टिप्स हैं जिसके ऊपर हम चलते हुए कर सकते हैं। मार्क्सी नुक्ता नज़र से जो तनकीद हमारे सामने आती है उसको पढ़ने से हम कर सकते हैं। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मुआशी फ़ायदा है किसी ना किसी का, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि यार इसका क्या फ़ायदा है, इसका मुआशी फ़ायदा क्या है, किसके साथ जुड़ा हुआ है। मीडिया के अंदर तो क्रिटिकल पैराडाइम है जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, उसमें अल्थ्यूज़र है, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स जो है मीडिया का, उसके मुताबिक वो किस तरह से काम करता है। तो इस तरह की चीज़ें ही हैं जिनसे हम एक ज़ाविया नज़र बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर डेफिनेशन करने को तो वो मुश्किल मेरे ख्याल में है इसका। नहीं, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि क्या एक रियासती अशराफियाई और पावर का जो बयानिया है वो तो सदियों से मौजूद वो है, तो अपनी जगह मार्क्स से पहले भी मौजूद था, अल्थ्यूज़र से पहले भी मौजूद था। तो जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, जो दुनिया का कदीम तरीन मुआशरा है, जहाँ से स्टोन एज का इंसान भी यहीं रहता था, पहली तहजीबें भी यहीं पे पड़ी, तो इस सारे तहजीब की तारीख के अंदर जब हम लेफ्ट कहते हैं तो फिर भी तो हम कुछ समझा सकते हैं ना। अगर हम मार्क्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रखते हैं, मार्क्स की एंट्री तो हमारी सोसाइटी के अंदर ऑलमोस्ट 1900 के लगभग हो रही है, उससे पहले तो नहीं थी, तो फिर आप कैसे समझाएंगे? अच्छा, उससे पीछे भी है सर। अगर हम अपने जो इंडिजिनस कल्चर के अंदर देखें तो मतलब मेरे नज़दीक जो बड़ा रेजिस्टेंस का सिंबल या जो लेफ़्ट का सिंबल आ जाता है वो दुल्ला भट्टी की शक्ल में आ जाता है। फिर हमारी बहुत सारी फोक टेल्स ऐसी हैं जो उस वक्त के जो राइज बयानिए हैं वो उनको सेकंड नहीं करती। हमारे सूफिया कराम जितने भी हैं, बुल्ला शाह, आप उनकी शायरी जो है, शाह हुसैन, अच्छा, तो वो कभी भी उस वक्त के जो बयानिए हैं वो उनके उल्ट सिमत में, यानी उनका जो करंट है वो डिफरेंट समत में है। वो जो मुरवजा कवानीन हैं, असूल हैं, वो उनको नहीं मान रहे। अगर हम उनसे भी उठाना शुरू करें अपनी सोच को और अपने ज़ाविये को, जैसे फिर पंजाबी के अपने मुहावरे आ जाते हैं, जैसे खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। आप जितना मर्जी एक बच्चे को पढ़ा लें कि अहमद शाह अब्दाली हमारा हीरो, हमारा हीरो, हमारा हीरो, जिस दिन उसने राब्ता कर लिया अपनी दादी से पंजाब के अंदर और दादी ने आगे से ये कह दिया खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, और उस बच्चे ने पूछ लिया कि दादी एदा की मतलब है, और उसने उसका मतलब समझा दिया कि इसका मतलब ये है कि बेटा जो कुछ बचता है वो खा पी के ख़त्म कर दो, अगर जो बचेगा वो अहमद शाह अब्दाली आकर लूट के ले जाएगा। तो आप ऑटोमेटिकली लेफ्ट की जो साइड है उस पर खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी फोक विजडम है। और पाकिस्तान के अंदर हमारी जो एक अवामी सोच है उसकी आप जितनी, मतलब किसी अमरीकी को अगर अमेरिकन ये कह दें उनकी रियासत के सैलाब आ रहा है या ये कुछ हो रहा है, कोई रियासती बयानियाँ बूंदे, तो ऑलमोस्ट वहाँ पर कोई 80% या 70% जो हैं वो यकीन कर लेंगे
ठीक है, वो वियतनाम वॉर के ऊपर उन्होंने यकीन कर लिया, जैसे वो बॉर्न ऑन 4th जुलाई है, ओलिवर स्टोन की फिल्म, जिसमें वो टॉम क्रूज अपनी माँ से कहता है कि तुमने तो कहा था कि वहाँ गॉडलेस लोग आकर हमला कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। तो एक बयानिया। पाकिस्तान में आप किसी को कह देना कि यार ये मसला ऐसे नहीं है, ऐसे है, वो कहेगा है झूठ बोल रही सरकार। वो बिना सोचे समझे कोई बंदा भी आपको गली में खड़ा सबसे पहले यही सवाल करेगा जी सरकार झूठ बोल रही। यहाँ पर किसी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दें तो लोग मशकूक हो जाते हैं, उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा कट जाए, कहते नहीं यार है बंदा सही होना, ये पीछे हुकूमत पई हुई है। तो हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, हमारी फोक विजडम के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम मार्क्स से पहले की बात कर लें, या बहुत से लोगों ने जिन्होंने मार्क्स नहीं पढ़ा लेकिन वो भी हुकूमत के हर बयानिए के ऊपर एक आउटस्टैंडिंग किस्म का तबसरा आपको करते हुए चाय के होटल पर सुनाई देंगे कि नहीं यार झूठ। मतलब उसामा बिन लादेन को जब मारा गया तो मेरी एंकर ने फ़ोन किया, उसने कहा तुम सो रहे हो, उसामा बिन लादेन को मारकर वो ले गए हैं और उठो। तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा अच्छा, मैं चाय दूध लेने चला गया थे, वहाँ पर वो एक बाबा बैठा था, कहने लगा पुत्र कादी खप पई है। मैं कहा भाई उसामा बिन लादेन साहब मारे गए, और पहला भी कई दफ़ा मारे आ गया, हुण कित्थों खबर आ गई। मैं कहा ये मैं चैनल जाऊंगा तो पता लगूगा कि कित्थों खबर आ गई। ये अंदाज है हमारी सोच का, हमारे स्टाइल का। अच्छा, मुझे इसमें ये कभी कभी ये भी लगता है कि जो हमारी मुक़्तदरा हल्के ये समझते हैं या ताकतें ये समझती हैं कि हम इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो ऐसा है नहीं। जैसे वूसा साहब ने लिखा था कि सबसे आखिर में पता बादशाह को चलता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, तो अवाम को पहले पता चल जाता है, और अवाम को बहुत कुछ जो है वो पता ऑलरेडी चल चुका है, खा वो ड्रामा हो, सिनेमा हो, कुछ भी हो। लेकिन इजहार कैसे है, फोरम कहाँ पर है, उनकी आवाज़ सुनी कहाँ पर जाएगी, ये थोड़ी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम कर जाती है। अच्छा, यहाँ आपने लफ्ज़ बार बार अवाम इस्तेमाल किया। अब अवाम की एक ज़ुबान भी होती है। मसलन शहरों की ख़ास पॉकेट्स के अंदर लोग उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू सुनते हैं, उर्दू बोलते हैं, लेकिन उन पॉकेट्स के बाहर बड़े शहरों के मज़ाफ़ात में और उन मज़ाफ़ात के इर्द गिर्द फैले हुए हज़ारों देहातों के अंदर लोग बेशक मैट्रिक तक चले जाएं, जो कि हमारी ख़ानगी का आलमोस्ट 5% हिस्सा है, तो फिर भी वो उर्दू नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अवाम के से बात की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक उनकी मादरी जुबान के साथ है, और वो पंजाबी, अगर हम पंजाब में रहते हुए बात करें जिसके कि आप एक्टिविस्ट हैं, तो अब मुझे ये बताइए कि बीइंग पंजाबी एक्टिविस्ट के आप अपना क्या रोल मुतय्यन करते हैं और क्यों करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं सर इसमें। पंजाबी एक्टिविस्ट के तौर पर पंजाबी एक्टिविज़म एक तो शुरू मेरा दोस्त है मदरसा भट्टू, उसकी वजह से हुई। वो इतना मेरा मतलब अजीज़ दोस्त है, करीबी दोस्त है, मतलब मेरे लगता है कि अपनी ही बॉडी की एक एक्सटेंशन है जो अलग से चल फिर रही है। उसने मुझे इस काम में फंसा दिया। वो बैठा पंजाबी के ऊपर, उसने 100 स्कीमें बना, ये कर वो कर, एक्टिविज़म भी उसने की। मैं उसको कहता हूँ कि ये जो पंजाबी के बाबे हैं उन्होंने तुम्हें लूट के खा जाना है, और इस तरह की बातें उससे चलती। मैंने उससे कहा कि जो कल्चर स्पेस है पहले इसको क्लेम करो, अगर पंजाबी को रिक्लेम करना है तो। अच्छा, वो बात उसकी समझ में आ गई। उसने पहला वैसाखी मेला जो था वो शुरू करवाया और अलहमरा में किया, और उसके लिए हमें शुक्रगुजार हैं। उस वक्त फ़ाहद हुसैन साहब एक्सप्रेस न्यूज़ में थे और उन्होंने कहा कि ये DSN जी खड़ी, जब कहो कि कट करेंगे कट करेंगे। तो इस तरह से हम कल्चर स्पेस को क्लेम करने में थोड़ा कामयाब हुए। मुझे ये लगता था कि जो पंजाबी नौजवान है उसके इर्द गिर्द जो नैरेटिव बुन दिया गया है वो अपने कल्चर से शायद शर्मिंदा है या अपनी ज़ुबान से शर्मिंदा है। मैं जब
जॉब मैंने शुरू की एक्सप्रेस न्यूज़ में, तो वहाँ पर कुछ लोग सरकारी निज़ाम तालीम से थे, कुछ प्राइवेट निज़ाम तालीम से और बीकन हाउस से। जो बीकन हाउस वाले थे वो अंग्रेज़ी तो बड़ी अच्छी बोलते हैं, और जो सरकारी निज़ाम तालीम में से थे वो अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स करके अपना, वो शायद उनको कोई गैप था। तो मैं वहाँ पे पंजाबी बोलता था। ताहर सरवर मीर साहब ने एक दिन मुझे कहा भी, कहते यार मैं बड़ा परेशान सी, यकदम मैं एक मुंडा देखा कि वो बिला झिझक पंजाबी बोलन डया, तो मैं कहा कोई नहीं, खैर हुण मैं भी पंजाबी बोलांगा। तो मुझे ये लगता है कि हमारा जो नौजवान पढ़ लिख कर पंजाब का ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाता है, तो उसे एक कल्चर शेम के अंदर वो मुब्तला है, पंजाबी अपने पंजाबी होने की वजह से या पंजाबी ज़ुबान बोलने की वजह से। तो फिर वो अपनी ज़ुबान को छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के आहिस्ता-आहिस्ता उससे दूरी इख्तियार करनी शुरू करता है। अच्छा, इससे एक बहुत बड़ा कल्चरल खला जो है वो भी पैदा होता है। इनके पंजाबियों के साथ नहीं हुआ, ये दूसरी ज़ुबानों के लोगों के साथ भी हुआ कि कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आकर उन्हें एक कल्चरल खला का सामना करना पड़ता है कि वो किसके साथ मेल खाएँ। क्योंकि उनके कोलीग्स वो हैं, मतलब मेरे कोलीग्स अगर मैं बात करूँ उस दौर में, वो थे जो कहते थे रेन रेन गो अवे। मैं वो था जो बचपन में कहता था रब्बा रब्बा मी वर्षा। तो ये पूरा ब्रॉट अप, और ये पूरे दो एक अलग से दुनियाएं हैं जिनके दरमियान एक कल्चर गैप मौजूद है। फिर इस कल्चर गैप को फिल कौन करता है? फिर इस कल्चर गैप को फिल करता है आके कोक स्टूडियो। वो पंजाबी का गाना भी ले आता है, वो सराइकी का भी ले आता है, वो सिंधी भी ले आता है, और वो बलोची भी ले आता है, और फिर उसको एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ढाल कर मुझे दे देता है कि ताकि मैं उस कल्चर शेम से बाहर निकल के जो है वो मूव कर सकूं। तो एक पंजाबी एक्टिविस्ट होने के नाते मेरा जो किरदार रहा है और जो मैंने पंजाबी प्रचार के साथ जहाँ तक मैं उसकी खिदमत कर सका, वो हमने यही की कि हम मीडिया के अंदर, हम कल्चर स्पेसेस के अंदर जो अपनी कल्चर शेम है यूथ की, उसको ख़त्म कर सकें। हम पंजाबी कल्चर को जो है वो इस तरह से पेश कर सके कि यार ये कोई शर्मिंदा होने वाली चीज़ नहीं है, पंजाबी ज़ुबान कोई शर्मिंदा होने वाली चीज़ जो है वो नहीं है। उर्दू ज़ुबान जो है वो एक लिंग्वा फ्रैंका के तौर पर आपने इस्तेमाल करनी है, करें। दोस्तों में बैठे हैं, आप अपनी ज़ुबान के अंदर बात करें, पंजाबी ज़ुबान के। हाँ, जब आपके साथ कोई आपका पश्तून भाई आकर बैठ जाए, वो पंजाबी नहीं समझता, तो आप उसके साथ उर्दू में बात करें। मेरे बहुत से दोस्त सिंधी हैं, जब ज़्यादा ठेठ पंजाबी में बात कर दूँ तो वो कहते हैं यार ब्रेक लगाओ भाई, हमें बड़ी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पंजाबी समझ आती है, ये उर्दू में ये बात जो है वो बता दो। तो एक एक्टिविस्ट होने के नाते मैं जो पंजाबी की जो कल्चरल स्पेस है और उसके साथ जो ज़ुबान जुड़ी हुई है, मैं उसके लिए ज़्यादा कोशिश जो है वो पंजाबी प्रचार के अंदर रह के भी करता हूँ, और उसके जहाँ भी मौका मिलता है उसके साथ रह के करता हूँ कि ये हम रिक्लेम कर सकें इसको। अच्छा, अब ये है कि जब हम कहते हैं पंजाबी एक्टिविस्ट और पंजाबी की बहाली का मामला, तो दरअसल ये एक ऐसे कल्चर के साथ जुड़त है जो इंडस वैली का कल्चर है। उसकी सियासी सरहदें तो बदलती रही हैं, लेकिन उसकी जो कल्चरल लिंग्विस्टिक सरहदें हैं वो बहुत दूर तक फैली हुई। उसमें हिंदकू भी आती है, उसमें हज़ारा की ज़ुबान भी, पोठवारी भी, सराइकी भी, सिंध का काफ़ी सारा इलाका आता है। तो एक, और ये जो सारा इंडस वैली है ये अपनी तारीख रखती है ऋग्वेद, फिर प्री हड़प्पा, प्री टेक्सला, प्री मोहनजोदड़ो, द्राविड़ों तक। तो गोया ये सारे कल्चर को एक करना ज़मानी और मकानी सतह पर, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि पंजाबी फिल्म ने भी एक रोल अदा किया है? मुझे याद है, आपसे भी जिक्र हो रहा था कि अब शहरी जो पंजाबी है, जो उर्दू में सारा कुछ अपना रख रखाव रखता है, उसके लिए कोई मॉडल नहीं है मॉडर्न पंजाबी का। बस शेरी सतह पर सवाए मुनीर न्याजी की शायरी के। अच्छा, मीडिया की सतह पर हम देखते हैं कि वो मौला जट और नूरी नाथ का देहाती कल्चर है। अब भी हम देहाती कल्चर के साथ पंजाबी को जोड़ते हैं, लिहाजा उसके साथ एक पेंडू
का जो ऊपर ठप्पा लग जाता है वो फिर शर्मिंदगी महसूस करता है, वो टैगिंग कर देते हैं। तो लिहाजा हम जो मशरकी पंजाब का पंजाबी नौजवान है जो कनाडा में बैठा है, जो अमेरिका में बैठा है, जो मॉडर्न म्यूजिक दे रहा है, जो मॉडर्न लिबास पहनता है, जो अंग्रेजी जानता है या पंजाबी जानता है, तो उसका मॉडर्निज्म, उसकी फिलॉसफी, उसका सारा कुछ, जबकि हमारे असूल, तो ये क्या आप समझते हैं कि ये गैप इस वजह से एक बहुत बड़ा है, और हमारा जो पंजाबी का राइटर है, दानिश्वर है, वो एक कदीम पंजाबी के साथ अपने हमें जोड़कर तो हमारे बीकन हाउस और सिटी स्कूल और रूट्स के बच्चे को पंजाबी की तरफ लाने में नाकाम हुआ है, क्योंकि वो अर्बन पंजाबी नहीं दे रहा, वो दरअसल कदीम देहाती पंजाबी के साथ उसको जोड़ना चाह रहा है। सर किसी हद तक सर ऐसा है, और अब दूसरी सूरत हाल ये निकल रही है कि हमने जिस तबके को जोड़ना है अपने साथ, जेन ज़ी को, वो ब्लेसिंग ये है कि वो मेरे जैसी एज के लोगों का कंटेंट ना पढ़ते हैं ना देखते हैं, वो अपनी जनरेशन का कंटेंट ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और अगर आप टिकटॉक पर चले जाएं, अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं, तो आपको ये खुशगवार हैरत होगी कि वहाँ के जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो ठेठ पंजाबी बोल रहे हैं, वो अपने कल्चर से चीज़ें निकाल के कर रहे हैं। और हमें ये लगता है, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो हम कॉन्फ्रेंसेस पंजाबी की कराते हैं, कि जो वो बच्चे जो जेन ज़ी जिसे हम कहते हैं, वो पंजाबी के साथ, या अगर वो पश्तून हैं या सिंधी हैं, तो वो अपनी जो मादरी ज़ुबानें हैं उनके साथ ज़्यादा उनकी कमिटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। शायद हमारी नस्ल की जो कमिटमेंट थी पंजाबी के साथ वो उतनी हार्डकोर किस्म की नहीं है जितनी उनकी आ रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे लिए जो रोल मॉडल्स थे वो रेडियो या टेलीविज़न से आते थे। रेडियो और टेलीविज़न का जो एडिटोरियल कंट्रोल था, वो आपका ऑडिशन हुआ, अरे नहीं मियाँ, आपकी तो ज़ुबान, आपका तो शीन काफ दुरुस्त नहीं है। अच्छा सर, मैं पंजाबी हूँ, सर मैं सिंधी हूँ, मैं तो उसी स्टाइल के अंदर उर्दू बोलूँगा ना जो मेरी मादरी ज़ुबान है, जो मेरी एयर बॉक्स है, वो मेरा वोकल कॉर्ड है, उनकी ट्रेनिंग कर दी है। तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं कि मैं बिल्कुल अपने शीन का दुरुस्त करके जो है वो आपके पास आऊँ? मेरे पास अच्छा कंटेंट है कहने को, तो आप मुझे मौका दें। वो हमारी ट्रेनिंग करने वाले वो लोग थे जो शीन काफ के जो नुक्ते थे वो दुरुस्त करवाते रहते थे और तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कराते रहते थे, और हम उनकी जो उनसे मरगूब हो गए, उनके नीचे दब गए। ये जो जनरेशन है, इनके पास एडिटोरियल कंट्रोल भी अपने पास ही है। इनको किसी का तरला नहीं करना पड़ता एडिटोरियल कंट्रोल के लिए। वो उठते हैं, वो एक ईमेल जनरेट करते हैं, उस ईमेल से एक अकाउंट यूट्यूब का जनरेट कर लेते हैं, एक इंस्टा का कर लेते हैं, एक फेसबुक का, और विदाउट एडिटोरियल कंट्रोल वो अब खुद जो है वो अपना कंटेंट बना भी रहे हैं, अपना कंटेंट कंज्यूम भी कर रहे हैं, और लैंग्वेज वो जो उनकी दिल कर रहा है वो उस लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। और अगर कोई इसके ऊपर रिसर्च करे तो मुझे लगता है कि जो यूथ है वो उसने अपनी जो ज़ुबानें हैं, मादरी ज़ुबानें हैं, उनके अंदर उनका कंटेंट बढ़ा है बनिस्बत उर्दू के या किसी और ज़ुबान के। राइट, यहाँ मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, बिल्कुल हमारे पास कह लें कि 2-3 मिनट है, कि हमारा जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा है, इसमें पंजाब के ऊपर ख़ास तौर पे ज़ुबानों की बुनियाद पर एक तकसीम का अमल बहुत शिद्दत से किया गया। ये पंजाब वो है जो जिसमें दिल्ली भी पंजाब का हिस्सा रहा है, और फिर नीचे गुजरात तक का इलाका आप देख लीजिए। तो अब उर्दू जो है वो उसको अलग ज़ुबान बनाना, फिर पंजाबी को अलग ज़ुबान बनाना, फिर इसी तरीके से सिखों की पंजाबी को स्क्रिप्ट की बुनियाद पर अलग ज़ुबान बनाना, फिर हत्ता के सराइकी को भी बना देना, फिर अब हिंदको को भी, फिर पोटोहारी को भी। तो ज़ुबानों की बुनियाद पर इस तकसीम के ज़रिए से इंडस वैली का जो कल्चरल हिस्टोरिकल जो एरा है, इसको हमें कॉलोनियल जो लेगेसी है जुबान की डेफिनेशन की, उसको ब्रेक करना नहीं पड़ेगा, रीथिंक करने की जरूरत तो नहीं है? सर बिल्कुल करना पड़ेगा। अरशद महमूद नशाद साहब का ऐसे एक बड़ा ज़बरदस्त है जिसमें उन्होंने इस बात के ऊपर दलाइल इकट्ठे किए हैं कि एक ट्रेंड चल गया है कि हर लहजे को वो अब ज़ुबान का दर्जा देना शुरू उन्होंने कर दिया है, हर डायलेक्ट को।
तो हर डायलेक्ट जो है वो ज़ुबान तो नहीं है, वो ऑलमोस्ट आ जाके पंजाबी का हिस्सा ही बनेगी। पंजाबी से अलग ज़ुबान तो आप उसको नहीं जो है वो खड़ा कर सकते। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो आप कह रहे हैं हमें देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। फिर हमें जो ब्रिटिश एम्पायर थी, सबसे ज़्यादा पंजाबी को डैमेज शायद उसी ने किया, क्योंकि उनके बहुत से जो सूझवान थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो पंजाबी ज़ुबान को वैसे ही कोई बारबैरिक लहजा जो थे वो तसव्वुर करते थे कि ये कोई बारबैरिक लैंग्वेज है। था उसके पीछे यही कि अगर पंजाब के अंदर इतनी तकसीमें ना की जाती तो बरतानिया पूरे हिंदुस्तान के आखिर में पंजाब में दाखिल हुआ है, इसको वो फतह नहीं कर सका। पूरा हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे नगी गया, लेकिन पंजाब सबसे आखिर पर उसके ज़ेरे नगी आया। और अगर ये इतनी डिवीजन्स पंजाब के अंदर ना की जाती और हो सकता था कि पंजाब में बरतानिया का तख्ता पहले उलट दिया जाता। अब आप मूवमेंट्स की अगर बात करें तो गदर तहरीक जो थी, उसके बाद भगत सिंह की जो तहरीक थी, फिर नेम एनी मूवमेंट, कोई भी उसमें चाहे मिलिटेंट मूवमेंट हो चाहे उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट हो, जब वो पंजाब के अंदर बरतानिया के खिलाफ स्टार्ट हुई है तो वो सक्सेस की तरफ गई है, उससे पीछे उसको सक्सेस नहीं मिली। और इसके ऊपर डॉक्टर इश्तियाक साहब की जो पंजाब की पार्टीशन है उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये जो पंजाब के साथ जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा पंजाबी का तारीखी तराव है साढ़े नाल। एक ऐसा सूबा जिसको जो इस्तवार इस तरह से हुआ है कि उसको आप काट ही नहीं सकते, जिसके ट्रेन के ट्रैक्स इस तरह से हैं, जिसकी नहरें इस तरह से डिज़ाइन की गई हुई हैं कि वो एक पूरी की पूरी एंटिटी, एक पूरी की पूरी रियासत के तौर पर ऑपरेट हो रही हैं कि आप उसको काटेंगे तो वो यहाँ इधर से लैंड बंजर होगी या उधर से होगी। ट्रेन को अगर काटते हैं तो या इधर का रेलवे सिस्टम नाकाम होता है या उधर का रेलवे सिस्टम नाकाम होता है। इसी तरह ज़ुबान जो है उसका अगर आप देखें तो वो भी यही सूरत हाल बनती है। तो कॉलोनियल दौर के अंदर बरतानिया को जो भी खतरा था पंजाब से, उसका निशाना जो है वो पंजाब बुरी तरह से उन्होंने बनाया इसको। बहुत शुक्रिया आमिर, आपकी मौजूदगी का ये फ़ायदा हुआ कि हमने मीडिया को, ड्रामा को, अदब को, सियासत को, ज़ुबान को, कल्चर को और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने इकट्ठा डिस्कस किया। और आप के नैरेटिव को और जिस नैरेटिव के आप नुमाइंदे हैं उसको समझने का हमें मौका मिला और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और हमारा ये जो 1 आवर ख़त्म होने को है और उम्मीद है हमारी फिर मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।